हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अर्चना, आपकी होस्ट, अपने चैनल खुद से रूबरू में आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हैं, मैं उसे जरूर ऑनर करूंगी। तो चलिए चलते हैं आज की नई स्टोरी की तरफ। प्रेत। स्कूल में घंटी बजते ही सभी बच्चे अपने अपने बस्ते उठाकर बाहर की तरफ निकले। सभी को अपने अपने घर जाने की जल्दी थी। उन्हीं बच्चों में एक बच्चा था, ऋतिक। 10 वर्षीय ऋतिक जितना सुंदर था उतना ही बुद्धिमान भी। पूरी कक्षा में होशियार बच्चा था। अध्यापकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ उसे एक बार में ही कंठस्थ हो जाता था। कंधे पर बस्ता टांगे, हाथ में खाली टिफिन और पानी की बोतल लिए ऋतिक अपनी ही धुन में बढ़ा जा रहा था। आगे बढ़ते हुए उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि रास्ते में क्या पड़ा है। ऋतिक के घर से पहले एक चौराहा था जहाँ एक धागे से बंधा नींबू, 2 लौंग और तरह तरह की दालें पड़ी थी। अचानक चौराहा पार करते हुए ऋतिक का पाँव नींबू पर पड़ा। नींबू ऋतिक के पाँव तले आकर कुचल गया। अगले ही पल ऋतिक को अपने कदम भारी लगने लगे और फिर हाथ, पाँव और सिर भी। एकाएक उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वह बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। ऋतिक को यूं चक्कर खाकर गिरता देखकर उसके साथी सहपाठी डर गए। ऋतिक, ऋतिक, अरे क्या हुआ इसे? चलो इसे उठाकर इसके घर ले चले। किसी ने उसका हाथ पकड़ा तो किसी ने पाँव और किसी ने उसका बैग व टिफिन। ऋतिक, ऋतिक, क्या हुआ मेरे बच्चे को? ऋतिक की माँ शिखा ऋतिक को बेसुध देखकर घबरा गई। जवाब में एक बच्चे ने कहा, पता नहीं आंटी क्या हुआ, चलता चलता ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। शिखा ने अपने लाल को गोदी में उठाकर सोफे पर लेटा दिया और उसका हाथ व माथा चूमकर बोली, इसे तो बहुत तेज बुखार है। बुखार? बच्चे चौंके। मगर स्कूल में तो ये ठीक था आंटी। तभी एक दूसरे बच्चे को कुछ याद आया। आंटी, जहाँ ऋतिक बेहोश हुआ था वहाँ एक नींबू और दालें बिखरी थी। मुझे याद आ रहा है ऋतिक का पाँव पहले उस नींबू पर पड़ा था। हाँ, और फिर वह बेहोश हो गया था। क्या? शिखा का दिल किसी अनिष्टा की आशंका से कांप उठा। बच्चों के जाने के बाद उसने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। ऋतिक के दादाजी ऋतिक की फरमाइश पर रसगुल्ले लेने गए थे। तभी वह भी लौट आए। अपने प्रिय पोते को अचानक बीमार देखकर वह भी घबरा गए। कुछ देर बाद डॉक्टर आया और बच्चे का चेकअप कर कुछ दवाइयाँ लिख दी। बच्चे को बहुत तेज बुखार है, इसे इंजेक्शन देना जरूरी है। डॉक्टर ने कहा, कुछ भी कीजिए डॉक्टर, मगर इसे होश में लाइए। शिखा की आंखें बरस रही थी। आप धैर्य से काम लीजिए, तेज बुखार में कभी कभी ऐसा हो जाता है। डॉक्टर ने सिरिंज भरी और जैसे ही ऋतिक की खुली बाह पर इंजेक्शन लगाने लगे थे तभी ऋतिक ने पट से आंखें खोल दी। उसकी आंखें तेज बुखार से लाल हो रखी थी, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था कि शिखा भी डर गई। डॉक्टर, ऋतिक के मुंह से भर्राया हुआ स्वर निकला। डॉक्टर एक बच्चे के मुंह से इतना डरावना स्वर सुनकर चौंका। उसने ऋतिक की तरफ देखा। तभी ऋतिक ने उसका इंजेक्शन वाला हाथ पकड़कर इस तरह मोड़ दिया कि दर्द से बिलबिलाते डॉक्टर को तेजी से पलट जाना पड़ा। अगले ही पल ऋतिक की लात डॉक्टर के कूल्हे पर पड़ी। वह मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। एक 10 साल के बच्चे में इतनी ताकत देखकर डॉक्टर हैरान और भयभीत भी था। वह अपनी कलाई मलता हुआ उठ खड़ा हुआ। ऋतिक दोनों हाथ सोफे पर टिकाए किसी वयस्क आदमी की तरह बैठा डॉक्टर को घूर रहा था। उसकी आंखों में क्रोध के भावों को देखकर डॉक्टर कांप गया। उसे लगा बुखार ने बच्चे के दिमाग पर हमला कर दिया है। वह लड़खड़ाता हुआ उठा और अपना बैग उठाकर तुरंत चला गया। ऋतिक की हालत देखकर उसके दादाजी और माँ का इतना साहस नहीं हुआ कि उससे कुछ पूछ सके। शिखा की तो भय से टांगे कांप रही थी। उसने भयभीत नजरों से अपने ससुर की तरफ देखा। उसने आंखों ही आंखों में उसे आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। तभी एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। ऋतिक के शरीर में नींबू के जरिए प्रवेश पा चुके प्रेत ने टेबल पर रखी मिठाई के डब्बे को देखा। उसने वहीं बैठे बैठे अपना दायां हाथ लंबा किया और डब्बा उठा लिया और फिर गप गप करके कुछ ही पलों में सारे रसगुल्ले खा गया। तत्पश्चात उसने जग में रखे पानी की तरफ देखकर सांस खींची। आश्चर्य! जग का पानी एक धार की शक्ल में ऋतिक के मुंह में समाने लगा। ये सब देखकर शिखा बेहोश होकर गिर पड़ी। ऋतिक ने शिखा के गिरते जिस्म पर नजर भी नहीं डाली और डकार लेकर सोफे पर पसर गया। उसके बूढ़े दादा ने शिखा को किसी तरह बेड पर लिटाया
और फिर अपने बेटे को फोन कर कर तुरंत बुला लिया। बूढ़े का बेटा रमेश जब आनन फानन ऑफिस से लौटा तो अपने पिता को परेशान व भयभीत दशा में दरवाजे पर खड़े पाया। क्या हुआ पिताजी? आप? बूढ़े पिता ने उसे चुप रहने का इशारा किया और संक्षेप में सारी स्थिति समझाकर कहा, तुम ऋतिक से बात भी मत करना, शिखा का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चले गए। वृद्ध दीनानाथ रमेश के पिता के एक मित्र थे, जानकी दास। दीनानाथ ने जब अपनी परेशानी जानकी दास को बताई, तुरंत एक ओझा के पास ले गए। दीनानाथ ने ओझा को अपने पोते की स्थिति बताकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप जितने रुपए मांगेंगे मैं दूंगा, बस मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। हमें एक पाई नहीं चाहिए, बस बच्चा ठीक हो जाए तो देवी पर अपनी श्रद्धा से प्रसाद चढ़ा देना। इतना कहकर ओझा ने आसन लगाया और ध्यान मग्न हो गया। कुछ देर बाद वह बोला, देखिए, किसी ने अपने बच्चे के प्रेत नींबू पर उतरवा कर चौराहे पर टोटका किया था। गलती से आपके पोते का पांव उस नींबू पर पड़ गया, जिस कारण वह प्रेत आपके बच्चे में जा समाया है। अभी धीरे धीरे उस प्रेत की भूख बढ़ेगी। पहले वह खाद्य पदार्थों को खाएगा और फिर इंसानों को। वह किसी की अतृप्त भटकती हुई रूह है। महाराज, तब क्या करना चाहिए? बूढ़े दीनानाथ ने आतंकी स्वर में पूछा। अब इसका एक ही तरीका है कि आप भी नींबू पर उस प्रेत का उतारा कराएं और उसे अन्य सामग्री के साथ किसी चौराहे पर रख दीजिए। क्या इससे मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? दीनानाथ ने पूछा। हाँ, मगर एक अनिवार्य शर्त है। वह क्या? शाम होने से पहले उस नींबू पर किसी भी इंसान का पांव पड़ना जरूरी है, वरना क्या महाराज? वरना वह प्रेत वापस आपके पोते में घुस जाएगा। तब उसका उत्पात भी इतना भयानक होगा कि आप उसे चाहकर भी काबू नहीं कर पाएंगे। ओझा की बात सुनकर बूढ़े दीनानाथ सोच में पड़ गए कि आखिर क्या किया जाए। अगर अपने पोते को ठीक देखना चाहते थे तो किसी और के आंखों के तारे की बलि देना जरूरी थी, जो महापाप था। दीनानाथ काफी देर तक धर्म अधर्म के बारे में विचार करते रहे। उसके बाद उन्होंने ओझा से पूछा, महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि ये शैतानी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए? है, ओझा ने गंभीर स्वर में कहा। क्या महाराज? वही उपाय बताएं, ताकि जैसे आज हम परेशान हो रहे हैं वैसे दूसरे को परेशान ना होना पड़े। मगर इस उपाय को आप कर नहीं पाएंगे। आप कहिए तो सही। वह उपाय है इंसानी बलि। क्या? दीनानाथ का मुंह खौफ और हैरत से खुला का खुला रह गया। मैंने पहले ही कहा था कि आप इस दूसरे उपाय को कर नहीं पाएंगे। दीनानाथ ने कठिनाई से अपने धड़कते दिल पर काबू किया और पूछा, क्या इंसान की बलि देवी के सामने दी जाएगी? नहीं, ओझा ने बताया, ये बलि इंसान को स्वेच्छा से देनी होगी। बुरा मत मानिएगा, जैसे आपके पोते के अंदर इस वक्त वो शैतान है, उसे मारने के लिए आपके पोते को मारना होगा। नहीं, दीनानाथ चीख पड़े और खुद को संभालते हुए बोले, नींबू वाला काम कब कीजिएगा? कल 12 बजे के बाद आ जाइएगा। और हाँ, ये भभूति ले जाइए। किसी भी हलवाई से 5 किलो मिठाई लेकर उस पर डाल दीजिएगा। ये मिठाई अपने पोते के सामने रख देना। इस मिठाई से ही वह संतुष्ट हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो उसकी भूख ही ना मिटे। भभूत लेकर दीनानाथ ने पहले अपने मित्र को उसके घर छोड़ा और फिर हलवाई की दुकान की तरफ चल दिया। मगर रास्ते में उन्होंने देखा कि एक सपेरा बच्चों को खेल दिखा रहा है। खेल खत्म होने पर दीनानाथ ने सपेरे से अकेले में कुछ बात की और रुपए देकर एक पुड़िया खरीद ली। उसके बाद वे हलवाई से मिठाई ले गए।